नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैथ ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपके पीछे मतलब मेरे पीछे, खासकर आपके सामने जो सारे टीचर्स खड़े हैं, हम सब हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आप सब अपने एग्जाम्स में सफल हों और एक दिन जरूर कामयाब हो। इसलिए हम सतत प्रयास करते रहते हैं कि आपको नया नया कंटेंट, नई नई चीजें सिखाते रहें। बस आपको क्या करना है, हमारे द्वारा सिखाए हुए कंटेंट को फॉलो करना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है और अपने एग्जाम में एक्सेल करना है। बस उतना ऐसा काम है। और यदि आप 6 to 8 के विद्यार्थी हैं, जो कि आप हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इन 3 सालों में अपने बेस को बहुत स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि आगे जाके आपके एग्जाम जीवन में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्स आने वाले हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो यहीं से अगर आप अपना फ्लो बना के चलेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके चलेंगे, अच्छे मार्क्स लेके चलेंगे, तो आगे आपको बहुत सहायता होगी। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले को, और आज हम शुरू करेंगे हमारी कक्षा 8वीं की गणित की, जो बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय, रिस्पेक्टेड किताब जी हैं, जिनका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिनको मैं जब भी जिनका नाम लेता हूं अपने दोनों कान टच कर लेता हूं, बिकॉज बहुत ही अच्छी किताब है। मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत कुछ सिखाया इन्होंने जीवन में। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ये सिखाते हैं, काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस हमें करवाती है ये किताब, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में। आज जो हमारा सेशन है वो फोकस कर रहा है हमारे एक नए चैप्टर पे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, जो कि है यूनिट 12, यानी कि लास्ट सेकंड यूनिट है इस पूरे टेक्स्ट बुक की। आपकी एनसीईआरटी से थोड़ी अलग चलती है ये, कुछ चैप्टर जिसमें ऊपर नीचे होते हैं, कुछ मिक्स हो जाते हैं। तो ये चैप्टर 12 है बेसिकली यहाँ का एग्जाम्पलर का, बट लेकिन एक्चुअल एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन आपको पढ़ने सारे ही चैप्टर है। चलिए यूनिट नंबर 12 हम शुरू करने वाले हैं। टन टनाटन टन टन टारा, ऐसा कोई गाना नहीं गाना है। चलो आइए, सबसे पहले हम कुछ रिवीजन करेंगे हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स का और रिजल्ट्स का, जो हमने इस पूरे चैप्टर में सीखे हैं, यदि हमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें एक फ्लो मिलेगा कि हमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए, सबसे पहली लाइन कहती है कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। इस कथन का अर्थ क्या है? जो डेटा होता है, डेटा का मतलब होता है, जैसे हम सामान्य भाषा में कहें तो जानकारी। उदाहरण के तौर पे आपकी कक्षा के सारे विद्यार्थियों की सारे सब्जेक्ट्स में, सारे एग्जाम में कितने मार्क्स आए, उसकी जानकारी को हम डेटा कह सकते हैं। भाई टर्म 1 में कितने आए, प्री टेस्ट में कितने आए, पोस्ट टेस्ट में कितने आए, या फिर जो हम कहते हैं PT1 PT2, जो भी आप इस नाम से पुकारते हैं, यूनिट टेस्ट कहते हैं, तो जिस भी नाम से आप पुकारते हैं, तो भाई सारे विद्यार्थियों के सारे एग्जाम में सारे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, उनका यदि हम कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो हम क्या कह सकते हैं, वो हम कह सकते हैं कि डेटा है। ठीक है, परंतु किंतु इतने सारे विद्यार्थी, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे एग्जाम्स, तो वो डेटा को जब हम ऐसे केवल एक कागज पे लिख के दे देंगे, तो सामने जो व्यक्ति बैठा है, जिसे हम दिखाना चाह रहे हैं डेटा, वो कंफ्यूज हो सकता है या फिर बोर हो सकता है कि इसमें मैं हर एक विद्यार्थी का मार्क्स कैसे चेक करूं। वहीं उसी की जगह यदि हम एक टेबल के फॉर्म में या फिर ग्राफिक्स के फॉर्म में बता देंगे, तो फिर ज्यादा आसान होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। उदाहरण के तौर पे अगर आपने टेबल में बता दिया, एक ग्राफ बना के बता दिया कि भाई कितने लोगों के 10 से 20 के बीच में आए हैं, कितने लोगों के 20 से 30 के बीच में आए हैं, कितने लोगों के 30 से 40 के बीच में, इस तरीके से आपने टेबल बना के अपने मार्क्स अपने बता दिए डेटा को, तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा किसी भी व्यक्ति को कि आपके क्लास के विद्यार्थी किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहे हैं अपने कैलिबर से। ठीक है, आसान समझ में आया। तो यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो आपके पास हो सकता है 5-10 पन्ने होंगे, हर एक पे हर एक व्यक्ति का नाम, उसके मार्क्स लिखे होंगे, तो आप देख देख के शायद अपना सर खुजाने लग जाएंगे कि इसका मैं क्या करूं, ऐसे करके गुस्सा आ जाएगा। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, वहीं आपको कोई ग्राफ दे देगा, आपने चित्र देखा, आपने सोचा अरे वाह ये तो बहुत आसान है, इसमें तो हम देख के ही बता सकते हैं। अच्छा, मैथ्स में 40 बच्चों के 30 से 40 के बीच में है, बहुत बढ़िया भैया, अच्छा परफॉर्मेंस है। इसमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि भाई PT1 PT2 या फिर टर्म 1 टर्म 2 में कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो वो कब हो पाएगा आसानी से, जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास बार ग्राफ होता है, हमारे पास पाई चार्ट नामक एक ग्राफ होता है, हमारे पास हिस्टोग्राम होता है, जो कि आपने इस चैप्टर में एनसीईआरटी में पढ़े हैं। बार ग्राफ आपने पढ़ा है, पाई चार्ट आपने पढ़ा है, हिस्टोग्राम भी आपने पढ़ा है। ठीक है,
अ लाइन ग्राफ, जो कि थोड़ा स्पेशल फोकस था इस पूरे चैप्टर में यहाँ पे लाइन ग्राफ पे, वो क्या कहता है कि अ लाइन ग्राफ डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली ओवर अ पीरियड्स ऑफ टाइम। लाइन ग्राफ थोड़ा सा अलग स्पेशल टाइप का ग्राफ है। ये क्या बताता है कि कैसे डेटा चेंज हो रहा है पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से। उदाहरण के तौर पे ये तो आप बहुत बार देखेंगे, मान लीजिए जब सर्दी बहुत पड़ती है या गर्मी बहुत पड़ती है तो हमारे सबके घर पे जो न्यूज़पेपर आता है उसमें प्रथम या दूसरे पन्ने पे ही ऐसे एक लाइन सी बनी होती है कि भैया आज इतना था, फिर इतना है, फिर इतना था, फिर इतना है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम कोई एक पर्टिकुलर जानकारी समय के हिसाब से बदलते हुए बता रहे हैं, तो फिर उसे आप कहते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर सर्दी के बारे में बता रहे हैं तो भाई वो बोलेंगे कि भाई 2010 का सबसे ठंडा दिन था 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर ऐसे करके अगर वो बना रहे हैं कि फिर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से समय के साथ साथ जब आपका डेटा चेंज होते रहता है उसे आप कहते हैं लाइन ग्राफ। उस तरह के डेटा को प्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लाइन ग्राफ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा जैसे सेंसेक्स होता है, आपने नाम सुना होगा, उसका भी ग्राफ आप देखेंगे तो ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है। तो समय के साथ जब आपकी रेस चलती है कि भैया किस समय पे क्या हमारे नंबर्स थे, क्या हमारे स्टैट्स थे, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ यूज हम करते हैं उसे कहते हैं हम लाइन ग्राफ। ठीक है, अ लाइन ग्राफ इन विच ऑल द लाइन सेगमेंट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ। अच्छा, लाइन ग्राफ में भी एक स्पेशल ग्राफ होता है। वो क्या बोलता है कि यदि सारे पॉइंट्स एक लाइन सेगमेंट, सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक सिंगल लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तब आप उसको क्या कहते हैं, लीनियर ग्राफ कहते हैं। तो अक्सर विद्यार्थी लीनियर और लाइन ग्राफ में बहुत कंफ्यूज होता है। तो क्या सारे लीनियर ग्राफ लाइन ग्राफ होते हैं? यस। क्या स्पेशल क्वालिटी होती है उनके पास कि दे फॉर्म अ सिंगल लाइन। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, आपने मतलब आपके पिताजी ने या माताजी ने, ठीक है, और आप कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहे हैं, तो भाई 1 घंटे में 60 की, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180, तो ये सीधी लकीर जो बन रही है इसे आप कहेंगे लीनियर ग्राफ। दैट इज स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन जो कहलाएगी वो कहलाएगी क्या, लीनियर ग्राफ। परंतु अगर ऊपर नीचे होगा, उसमें ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो ऐसे वियर्ड अगर पैटर्न बनेगा तो उसे आप कहेंगे केवल लाइन ग्राफ, उसे लीनियर ग्राफ नहीं कहा जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। इसी के साथ ये 4 पॉइंट यहां पे होते हैं समाप्त। हम मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। चलिए, क्या बोल रहा है अगला पार्ट आपका, फॉर फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट। अच्छा, ये ग्राफ शीट पे पॉइंट फिक्स करना हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सीखना, फिर 9वीं 10वीं में इसको हम आगे बढ़ाते हैं। भाई ग्राफ शीट आप सबको पता है, वो हरे हरे बॉक्सेस वाली, उसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो किसी भी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है, जहां पे यूनिफॉर्मिटी आती है। मतलब जैसे मैं बनाना चाह रहा हूं किसी चीज को, आप भी ठीक वैसा ही सोच सकते हैं, वैसा ही बना सकते हैं, और उस हिसाब से फिर आसानी से कोई भी काम हो सकता है। उदाहरण के तौर पे इसे जो हमारी धरती है इस पे हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स है। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एक यूज बताऊं तो कई बार ऐसा होता है कि जब 2 देशों के बीच जंग होती है तो जब मिसाइल फायर करना होता है तो भाई वो किस जगह पे फायर करनी है वो कैसे बताएगा। अब भाई आर्मी वाला व्यक्ति ये तो बोलेगा नहीं, सुनो पड़ोसी देश में ना एक आम का पेड़ है, वहां जाके मिसाइल गिरा दो। भाई आम के पेड़ तो 50 होंगे, ठीक है। या फिर वो ये तो नहीं बोल सकता कि उनका एक वो ना बैलगाड़ी खड़ी उसके बाजू में जो ट्रक खड़ा है उसको उड़ा दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर बैलगाड़ी आगे बढ़ गई दूसरे ट्रक पे आ गई तो। इसीलिए आप क्या करते हो, आप एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हो। मिसाइल में वो इंफॉर्मेशन डाली जाती है, मिसाइल फायर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, ये हर एक चीज का बताते हैं कौन सी चीज कहां पे है। और ये सब कैसे डिसाइड हुआ है, तो ये सब स्टार्ट हुआ है कि एक बेसिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जहां से सबको आइडेंटिफाई किया गया, सारे पॉइंट्स को मार्क किया गया है। ठीक वैसे ही हम रियल लाइफ के जगह पे अब मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि सबसे पहले किसी भी ग्राफ शीट पे आप एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं ओरिजिन भी। ठीक है, वहां से आप एक्स और वाई एक्सिस को भेजते हैं कि भाई देखो यहां से एक्स एक्सिस है, यहां से वाई एक्सिस है, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में जानकारी बताने के लिए हमें 2 चीजें जरूरी है, केवल डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों जरूरी है। मान लीजिए
कोई आपसे पूछेगा कि भाई आपके घर से सिनेमा हॉल तक की दूरी कितनी है, भाई कैसे जाना है, तो आपने बोल दिया 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन 10 किलोमीटर किधर, उत्तर पूर्व पश्चिम राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, कहां जाना है भाई? 10 किलोमीटर इंसान ऐसे थोड़ी चले जाएगा, या जमीन के अंदर थोड़ी चले जाएगा जो उसको सिनेमा हॉल मिल जाएगा। आपको पूरा बताना पड़ेगा कि भाई यहां से स्ट्रेट जाइए 2 किलोमीटर, फिर एक लेफ्ट लीजिए, फिर जाइए 3 किलोमीटर, फिर एक राइट लीजिए, इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो दो चीजों पे, दो एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, एक्स और वाई। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं पॉइंट में क्या लिखा है। फॉर फिक्सिंग अ पॉइंट ऑन द ग्राफ शीट, जी हाँ बिल्कुल, वी नीड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये क्यों? क्योंकि भाई परपेंडिकुलर होंगे तभी सारे एस्पेक्ट को कवर कर पाएंगे, उससे कम या उससे ज्यादा होंगे तो फिर गलत इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। एग्जांपल अगर आप डायरेक्शन का भी लेते हैं तो भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब बेसिकली से यहां पे अगर आप देखेंगे तो भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंगल क्या है सबके बीच में, 90 डिग्री है, ताकि आप सारी चीजों को सही से कवर कर पाए, ठीक है। इसीलिए वो 90 डिग्री रखा गया ताकि कोई भी कोना या फिर कोई भी पार्ट छूट ना जाए या फिर डबल ना हो जाए, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन विच द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हमेशा जीवन में हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस। सर लेकिन इसको याद कैसे करना है? देखो ऐसे याद करना है कि भाई u v w x y z, तो है ना ये y और v आसपास है, वैसे तो x और वो भी आसपास है लेकिन फिर भी v से y बन सकता है, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि वर्टिकल है तो y एक्सिस। v से y बनाना आसान है ना, ये सर एक लाइन ऐसे खींच दो, v का y बन जाता है, ठीक उसी प्रकार। चलिए अलॉन्ग विथ x कोऑर्डिनेट, जिसको आप क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो किसी भी पॉइंट का एड्रेस, किसी भी पॉइंट का एड्रेस आप कह सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट है। भाई x पे कितना चलना है, y पे कितना चलना है, तब हम किस पॉइंट पे पहुंचेंगे। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि x एक्सिस पे 3 चलना है, y एक्सिस पे 4 चलना है, तो उस हिसाब से आप पहुंचेंगे पॉइंट 3,4 पे, जहां पे 3 है आपका एब्सिसा, क्योंकि वो x की जानकारी दे रहा है कि x पे कितना चले, और 4 है आपका ऑर्डिनेट की वो जानकारी दे रहा है कि y पे कितना चले। और इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है? ताकि कंफ्यूजन ना हो, यूनिफॉर्मिटी रहे, जहां मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं आप भी वहीं पहुंचे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज नोन एज प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन। तो ये जो मैंने एक्टिविटी करी, ये जो मैंने लाल डॉट बनाया यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं? प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द प्लेन। कैसे कि आपने x का डिस्टेंस देखा, आपने y का डिस्टेंस देखा, दोनों जहां पे मीट कर रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, हम वहां पे उस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। जैसा मैंने कहा था पहले कि x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4। अब ऐसा हर बार बोलना नहीं पड़े, इसीलिए क्या किया मैथमेटिशियन ने कि एक रूल बना दिया, जब भी कोई पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे तो हमेशा पहले x की वैल्यू बोली जाएगी, बाद में y की वैल्यू बोली जाएगी। देखो एक नियम बताता हूं, गणितज्ञ जो होते हैं वो बहुत ही आलस्य प्रिय व्यक्ति होते हैं, काफी सारे, ठीक है। तो जितना कम शब्दों में ज्यादा बातें कहे जाएं, गणित वही होती है। तो अगर मुझे बोलना है x एक्सिस पे 3 चलो, तो मुझे x एक्सिस पे 3 चलो 5 वर्ड बोलने पड़ेंगे, काफी मेहनत है। वहीं गणितज्ञ ने क्या बोला, नियम बना दो भैया, क्या कि पहला वैल्यू x दूसरा वैल्यू y हमेशा। तो अगर कोई पॉइंट मान लो यहां है, ठीक है, और हमसे कोई पूछे कि इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो भाई देखो हमने बोला x पे 2 है, y पे 1 है, ठीक है। लेकिन इतना क्यों बोलना है, x पे 2 है y पे 1 है, एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं बोलना है। हम सीधे सीधे नियम का इस्तेमाल करेंगे कि पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, खत्म, काम आसान, मतलब काम हो गया एकदम मक्खन, इजी है कि नहीं? यस सर। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है आपको, द रिलेशन बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज शोन थ्रू अ ग्राफ। चलिए डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब यहां पे देखिए सर ये दोनों वर्ड हम लोग कहां यूज करते हैं। देखो इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद, है कि नहीं? आपको सबको पता है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होता है, तो मैं यहाँ इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन तो नहीं सिखाने आया हूं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझे जरा कुछ एग्जांपल से। उदाहरण के तौर पे मैंने बोला कि
आप कितना पैसा बैंक में जमा करेंगे और कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये दो चीजें, एक है इसमें से इंडिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट, ठीक है। अब कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? सर जितने पैसे जमा करोगे उतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? सर इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा जमा किया है, आपका प्रिंसिपल क्या है कि नहीं? यस सर। तो भाई ऐसे ही अगर मैं मान लो सेब खरीद रहा हूं तो कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, ये किस पे तय होगा? सर ये डिपेंड करेगा आपने कितनी क्वांटिटी ली है। तो भाई अमाउंट या फिर मनी, ठीक है, ये किस पे डिपेंडेंट है? क्वांटिटी पे। क्या क्वांटिटी किसी पे डिपेंडेंट है? हाँ सर हम पे। लेकिन क्या हम लोग ऐसा है कि कुछ भी क्वांटिटी ले सकते हैं? हाँ सर आप 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 20 किलो, 25 किलो कुछ भी ले सकते हैं। तो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, वो जितनी आप लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। ऐसे यहां पे प्रिंसिपल क्या है? इंडिपेंडेंट है। जितना पैसा आप बैंक में जमा कराना चाहें उतना जमा करा सकते हैं, आपको कोई भी व्यक्ति इस धरती पे नहीं रोक सकता, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि किसकी वैल्यू किसकी वजह से आती है, ठीक है। तो यहां प्रिंसिपल की वैल्यू अपने आप आती है, वो अलग अलग वैल्यूज होंगी, इसमें कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। हालांकि इंटरेस्ट को हमेशा प्रिंसिपल का 10% ही होना पड़ेगा, एग्जांपल के तौर पे। तो भाई इंटरेस्ट के लिए फिक्स है भाई साहब, आप 10% ही हो सकते हैं, आप ज्यादा या कम नहीं हो सकते। अगर आप होंगे तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। उसी प्रकार जो मनी है, जो कॉस्ट आप पे करेंगे एप्पल्स खरीदने की, तो वो एप्पल की प्राइस के हिसाब से ही हो सकती है, वो कम ज्यादा अपने मन से नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि भाई 4 किलो एप्पल हो गए 100 रुपए के, पर 5 किलो एप्पल होंगे 150 के। दुकानदार की दुकान बंद करवा देंगे हमारे यहाँ की आंटियां, मतलब इंडियन वुमेन, ठीक है, जो हमारे खासकर मेरी माता जी, वो तो पक्का बंद करवा देंगे कि ये क्या गणित कर रहे हो तुम, भगवान ऐसे जाकर गणित पढ़ो पहले, उसके बाद दुकान चलाना, ठीक है। तो भाई इसी प्रकार से जब आप पैसा जो आप पे करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? क्वांटिटी पे। हम क्या पूछते हैं? अच्छा 1 किलो का रेट करना है, अगर हमने 1 किलो का रेट हमें पता है और हमें 2.5 किलो चाहिए, तो हम गणित लगा के बता सकते हैं कितना पैसा होगा। तो भाई वो जो पैसा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी पे। क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी तो पैसा ऊपर नीचे होगा। हालांकि क्वांटिटी ऊपर नीचे हम व्यक्ति के हिसाब से हो सकती है, तो उसमें कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। चलिए स्क्रीन हो जाएगी यहाँ पे क्लियर। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। देखो प्लॉटिंग वगैरह तो आप कक्षा 9वीं में और सीखेंगे, पर अभी अगर बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए काफी आसान होगा। इसी के साथ हम मूव करते हैं अगले पड़ाव पे, जहां पे हमारे पास आ गए कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स हम सारे पहले खत्म कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि चैप्टर में हम पढ़ने के वाले। बेसिकली सबसे पहला, एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ फॉर्म। 4 फॉर्म दिए हैं, देख लेते आइए। चलिए ये हमारा मान लीजिए ग्राफ पेपर है, 0 y x। अब आप बताइए क्या बोल रहा है वो कि x एक्सिस पे हर एक पॉइंट, अब यहां देखो ये x एक्सिस पे पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी, ठीक है। ये घर किसका है? ये जगह किसकी? सर ये जगह x एक्सिस की है। और हिंदी में कहावत है कि भाई अपने घर में या अपनी जगह में या अपनी गली में तो डॉग इज ऑल्सो लॉयन, है कि नहीं? यस सर। तो भाई यहां पे भी जिसका घर है वही डॉग, वही है लॉयन, मतलब दूसरे वाले की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात इन सारे पॉइंट्स पे, इस सारी लाइन पे y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्या आपको ये समझ में आया? ये हो गया लॉजिक। अब आप मैथमेटिकली भी देखेंगे तो भाई y तो यहां से ऊपर जाने पे शुरू होता है ना, आप तो ऊपर गए ही नहीं, लेफ्ट का बटन दबा ही नहीं, तो फिर कैसे y की वैल्यू? तो जब भी आप x एक्सिस पे रहेंगे तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। हालांकि यहां पे x की अलग अलग वैल्यूज हम देख सकते हैं, तो हम कुछ भी एक कॉमन वैल्यू नहीं दे सकते। इसलिए हमने क्या लिखा है कि भाई आगे वाला पॉइंट होगा x एक्सिस का x वैल्यू, पीछे वाला पॉइंट होगा पक्का 0। तो हमारा जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन ए क्यों नहीं? क्योंकि सर एक्स एक्सिस पे है तो भाई एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, तभी तो वो एक्स एक्सिस पे विचरण कर रहा है, ठीक है।
भाई एक्स और वाई दोनों क्यों नहीं? क्योंकि सर यहाँ पे वाई तो ऊपर गया ही नहीं है, हमने लेफ्ट का इस्तेमाल तो किया ही नहीं है, तो फिर वाई की वैल्यू कहां से आ गई? और वो कह रहा है 1, तो सर 1 अपने मन से कैसे बोल सकता है? क्योंकि कहानी शुरू तो हमेशा शून्य से होती है। तो ऑप्शन बी x,0 सबसे सटीक और सही सिंपल सरल जवाब लग रहा है, तो इसको हम मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए स्क्रीन यहां पे क्लियर, एक बार हम आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है आपसे? द गिवन ग्राफ शोज निशा ट्रिप टू अ मॉल बाय अ कार। अच्छा एक मिनट, एग्जांपल 1 में यदि वो उल्टा पूछता, मैं आपसे होमवर्क दे रहा हूं, सॉरी मुझे याद आया अभी, कि x की जगह y एक्सिस है, तो बताओ क्या जवाब होगा? इन चारों में से कोई एक होगा क्या? यदि हाँ तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा वाला, इस सवाल का जो मैंने भी सवाल दिया कि भाई x की जगह पे y एक्सिस है, तो इनमें से कौन सा वाला उसका जवाब होगा? चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न एग्जांपल नंबर 2, द गिवन ग्राफ शोज निशा ट्रिप टू अ मॉल बाय अ कार। तो निशा जी जो हैं वो अपनी 4 पहिया वाहन कार का इस्तेमाल करके घर से मॉल की ओर निकल रही हैं, ठीक है, टू अ मॉल बाय अ कार, ठीक है। चलिए ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली, कृपया ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। कितने बजे जर्नी स्टार्ट हो रही है? 4 बजे। फिर 4 से 5 बजे तक गाड़ी खूब तेज चली, 5 से 7 बजे तक ग्राफ में कोई मूवमेंट नहीं, सीधी लकीर है, ठीक है। और 7 से लेकर 8 बजे तक फिर ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। फाइंड व्हाट वाज शी डूइंग ड्यूरिंग 5 PM टू 7 PM। हम सब ने मूवीज देखी हैं, यस सर। अच्छा मूवीज में एक बात बताओ, ऐसा बहुत बार होता है बॉलीवुड मूवीज में खासकर कि जब कोई व्यक्ति अपने प्राण गवा देता है तो उसका, याद है वो मॉनिटर में होता है अस्पताल में, तो क्या आ जाता है सर? स्ट्रेट लाइन। क्या आ जाती है? स्ट्रेट लाइन। और यदि व्यक्ति जिंदा है तो उसमें से दिख 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 चलते रहता है, जिगजैग जिगजैग चलते रहता है कि नहीं? तो मतलब सर क्या यहाँ पे निशा जी, अरे तौबा तौबा क्या बोल रहे हो भाई? देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में मतलब होती है कि कोई हरकत नहीं हो रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है ग्राफ के हिसाब से? कि कोई हरकत नहीं हो रही है। अर्थात यहां पे भी जब 5 से लेकर सीधी लाइन बज रही है, जा रही है 7 बजे तक, उसका तात्पर्य क्या है? कि गाड़ी में या फिर डिस्टेंस में कोई हरकत नहीं हो रही। अर्थात जितना डिस्टेंस 5 बजे था उतना ही डिस्टेंस 7 बजे था। उसका क्या मतलब है? कि 5 से लेकर 7 बजे तक गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी थी, गाड़ी हिली नहीं है। और ऐसा कब होगा? जब आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अदरवाइज तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो या तो आप मॉल जा रहे होंगे घर से, या फिर आप वापस आ रहे होंगे। उसके अलावा अगर आपका ग्राफ नहीं हिल रहा है तो मतलब साफ है कि 2 घंटे गाड़ी हिली नहीं है। तो वॉज नॉट ड्राइविंग। हो सकता है उन्हें कुछ काम होगा तो उन्होंने गाड़ी कहीं पे पार्क करके अपना काम करके फिर वो मॉल गई होंगी। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी पढ़ाई करेंगे। चलिए ऑप्शन डी, नॉट इनफ डेटा टू आंसर। नहीं नहीं, हमारे पास बिल्कुल डेटा है, ग्राफ है इतना बढ़िया, इससे ज्यादा अच्छा डेटा क्या मिलेगा हमको? और इससे हमें यही प्राप्त पता चलता है कि भाई 5 से लेकर 7 बजे तक गाड़ी हिली नहीं है, कोई हरकत नहीं हुई है, मतलब गाड़ी एक जगह पे खड़ी थी और शी वॉज नॉट ड्राइविंग। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इन अ डैश ग्राफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन ये हमने अभी पहले भी पढ़ा है, जब हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे थे वहां पे लिखा था ऑन अ सिंगल लाइन, वही सेम स्ट्रेट लाइन। ऐसा कब होता है? सर देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब है लाइन ग्राफ है, लेकिन लाइन ग्राफ में भी एक स्पेशल ग्राफ होता है जो कि स्ट्रेट लाइन की चर्चा करता है। उसका नाम होता है LINEAR, लीनियर ग्राफ, जो कि एक फिक्स डायरेक्शन में फिक्स तरीके से आगे बढ़ता है, हल्का भी मुड़ता जुड़ता नहीं है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? यस सर। तो जब भी लाइन ग्राफ की बात होगी उसमें एक स्पेशल ग्राफ होता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। और हां सुनो, स्ट्रेट का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि यही स्ट्रेट है, नहीं। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है वह लाइन जिसमें कोई भी टर्न ट्विस्ट ना हो। ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन सर ये तो यहां जा रही है, यहां जा रही है, कहीं भी जाए केवल मुड़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से ना मुड़े या फिर इस तरीके से ना मुड़े, तो ऐसा कोई भी टर्न नहीं आना चाहिए, सीधा सरल सिंपल स्वच्छ रोड होगा, तो उसे आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, अक्सर व्यक्ति गलती कर देता है। एग्जाम्पल 4, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ये जो शब्द है ओरिजिन, इसी का मिलता जुलता एक बहुत अच्छा सा शब्द है जो कि आप अक्सर
आपकी ज्योग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, खासकर नदियों के लिए, और वो वर्ड होता है ओरिजिनेट्स। क्या होता है वो वर्ड? ओरिजिनेट्स। और वो कहां यूज किया जाता है सर? वो यूज किया जाता है कि कोई नदी कहां से प्रारंभ होती है। उदाहरण के तौर पे नर्मदा नदी कहां से प्रारंभ होती है? शायद अमरकंटक से होती है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। इस तरीके से और कौन सी नदियां, जरा मेरी ज्योग्राफी थोड़ी वीक है, ठीक है। तो गंगा नदी कहां से होती है? तो भाई ऊपर हिमालय से होती है ओरिजिनेट। ब्रह्मपुत्र भी हिमालय से ओरिजिनेट होती है। तो भैया कहां से ओरिजिनेट होती है, मतलब कहां से स्टार्ट होती है। तो उसी प्रकार गणित में भी ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से पूरा सिलसिला शुरू हो रहा है। यदि आपको चित्र के माध्यम से समझाया जाए तो एक ग्राफ में ये जो पॉइंट होता है जहां पे सारी वैल्यूज शून्य होती हैं, उसे आप कहते हैं ओरिजिन, जहां से सब कुछ शुरू हो रहा है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब ओरिजिन एक्स और वाई के मामले में कितना होगा सर? क्योंकि सब कुछ शुरू हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश है, तो ओरिजिन होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, क्योंकि ना वो एक्स की साइड है ना वो वाई की साइड है, वो निष्पक्ष है, उसी से सब कुछ शुरू होगा, ठीक है। अगर वो किसी की तरफ हल्का सा भी झुक गया तो वो अन्याय हो जाएगा, पूरा सृष्टि त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग जाएगी। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसको क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स केवल होंगे 0,0, कि ना एक्स के पक्ष में ना वाई के पक्ष में, एकदम निष्पक्ष शून्य में खड़े, उसमें खड़े हैं सेंटर में, जहां से सब कुछ शुरू होता है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा कि पॉइंट 3,4 और 4,3 रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट ऑन द ग्राफ। ठीक है भाई, आपका कहना है कि पॉइंट 3,4 और 4,3 सेम पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये नियम बनाए गए थे कि भाई अगर आपने लिखा 3,4 और 4,3 क्या ये दोनों सेम ही चीज बयां करते हैं, और यदि ये दोनों सेम चीज बयां करते हैं तो क्या कंफ्यूजन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए आपने हमेशा क्या तय किया है कि पहली वैल्यू किसकी, एक्स की, दूसरी वैल्यू किसकी, वाई की। तो यहां पे भी पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की। अब ये तो हमें प्रथम दृष्टया देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू x के बराबर नहीं है, y की वैल्यू y के बराबर नहीं है, ऊपर नीचे या फिर कम ज्यादा है। जब आप इसको ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे तो भाई 3,4 मतलब 1 2 3 4, यहां पे भी मान लीजिए 1 2 3 4, तो 3,4 मतलब यहां कहीं आएगा कि भाई x पे 3, ठीक है, तो ये आपने x पे 3 कवर किया, 1 2 3, y पे 4, तो आपने ये 4 कवर किया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 3,4, क्या हो गया पॉइंट 3,4। ऐसे ही 4,3 जब हम करेंगे तो x पे 4 और y पे 3 दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार यहां पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जितना रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें पता है उसके हिसाब से अलग अलग हैं, क्योंकि x की और y की वैल्यूज अलग अलग हैं, और इनका अलग अलग होना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई भी इंसान गलत तरीके से अपने विचारों को यहाँ पे गणित के फॉर्म में प्रकट ना करे, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इसलिए हमने क्या बोल दिया कि भाई अलग अलग हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर, फॉल्स के लिए f लिखना है तो कृपया करके आप भी f लिख दीजिए, धन्यवाद। f मतलब फॉल्स, और यहाँ पे भी स्टेटमेंट हमें क्या दिख रहा है, गलत ही दिख रहा है। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे अगले एमसीक्यू, अगले ट्रू फॉल्स की तरफ। क्या बोल रहा है, द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, एनी क्या बोल रहा है, एनी पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस विल बी 0। कहां पे भाई, देखो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, अर्थात किसका इलाका है, x एक्सिस का इलाका है, और x एक्सिस के इलाके में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन, x। सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली पार्टी जो कि y है, उसकी ताकत कितनी, सर x का मोहल्ला, x की ताकत है, तो y की ताकत कहां से रहेगी, तो y की ताकत क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, किसी भी ट्रू और फॉल्स में आपको आ सकता है। ये हमने सवाल भी देखा था, एमसीक्यू वाले में भी देखा था, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस खाली पूछने का तरीका अलग है, बाकी सवाल तो एक ही है। चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ।
अब एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा यहाँ पे कि आपको प्लॉट करना है पॉइंट 4,4 एंड 1,3 4,2 एंड 7,3 ऑन अ ग्राफ पेपर, ठीक है, एंड कनेक्ट देम विथ लाइन सेगमेंट्स, वेरी गुड, नेम द शेप फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स, ठीक है। चलिए अब इसको करते कैसे हैं, इसकी विधि क्या है। तो सबसे पहले आप एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले सर एक ग्राफ पेपर लेंगे, तो हमारे लिए वही हमारी कढ़ाई है, वही हमारा तेल है, उसमें हम हमारी जो शीट होगी बेसिकली ग्राफ पेपर, मान लीजिए ऐसा है आपका ग्राफ पेपर, तो एक पॉइंट लीजिए जहां से आपको पूरी कहानी शुरू करनी है, ठीक है। यह पॉइंट जरूरी नहीं कि हर बार सबसे नीचे होगा कोने में, आपकी मर्जी है, आप 2-4 लाइन छोड़ के नीटली अपने डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक बनाएंगे हमने एक्स एक्सिस, दूसरी बनाएंगे हम वाई एक्सिस। इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ऐसा कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, वैल्यूज को देख के अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। उदाहरण के तौर पे आपको x पे 7 चाहिए तो आपको वहां 8 तक बनाना पड़ेगा। तो कितने बॉक्सेस, वो ग्रीन कलर के 8 बॉक्सेस तो कम से कम आपकी लाइन पे लाई करने चाहिए, ठीक है। और y पे देखेंगे तो y पे ज्यादा नहीं, 4 तक जा रहे हैं आप तो 5 या 6 तक बना सकते हैं। तो भाई x पे बनाया आपने पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब पॉइंट प्लॉट करना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा गलती वाला एरिया होता है। अगर मैं इस इमेज को बड़ा करूं ताकि हम आसानी से ड्रॉ कर सके, समझ सके, तो भाई ये जो पॉइंट प्लॉट करने का जो पूरा गणित होता है वो सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4 3 2 1, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 1 2 3 4। तो आपको प्लॉट करना है 4,4। कैसे प्लॉट करेंगे आप इसको, सर हमेशा पहले x की वैल्यू होती है, तो भाई x की वैल्यू है 4, x की वैल्यू 4 कहां पे है, ये रहा, ठीक है। अब आपको जाना है y भी 4 तक, तो मतलब ये तो आपने इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का प्रयास किया, अब आपको लिफ्ट इस्तेमाल करके ऊपर तक जाना है। तो 1 2 3 4 जहां पे आपका मीट हो रहा है वहां पे आप एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। ये है आपका 4,4, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी 4 है, y की वैल्यू भी 4 है। ऐसे ही आप यदि 1,3 प्लॉट करना चाह रहे हैं तो ये रहा x पे 1, ये रहा y पे 3, तो आप दोनों को सेटिस्फाई करेंगे कि भाई x पे 1 भी मिल जाए, y पे 3 भी मिल जाए, ऐसा पॉइंट, ठीक है। फिर 4,2, तो x पे 4 y पे 2 यहां कहीं लाई करेगा, ऐसे ही 7,3 यहां कहीं लाई करेगा, ठीक है। कैसे मार्क करना है, हमेशा पहले x की वैल्यू, तो आप पहले इस तरफ जाएंगे फिर ऊपर नीचे y पे जाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यूज। अगर मैं आपको इसका एक्चुअल उत्तर दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार बनना चाहिए। देखिए यहां पे आपका 0 है ओरिजिन, यहां पे आपकी वैल्यूज एक बॉक्स में, एक तो 0 एक बॉक्स पे आया, नेक्स्ट आया 1 पे। ये पूरी एक्स एक्सिस देखो 9 तक बनाया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 पे भी छोड़ सकते हैं। ये ग्राफ पेपर का एक हिस्सा है, पूरा ग्राफ पेपर नहीं है। तो एक्सट्रीम कोने से शुरू करने का कोई नियम नहीं है, आप 2-3 लाइन से 2-3 हरी लाइंस छोड़ के ऊपर नीचे एक नीट ग्राफ बना सकते हैं। वाई पे आप कहां तक गए, ये लोग 7 तक गए, आप 5 या 6 पे खत्म कर सकते हैं क्योंकि आपकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, कौन सा 2D शेप बना रहा है, क्योंकि हमें सवाल में पूछा है व्हाट इज द शेप। सर यहां पे ये मुझे कहीं पे भी स्क्वायर या रेक्टेंगल तो नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ पैरेललोग्राम जरूर है, लेकिन पैरेललोग्राम में भी यदि मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए रोम्बस टाइप का कुछ, ठीक है। तो आप एक बार इसको जरूर चेक करें, क्या आपको भी ये रोम्बस जैसा लग रहा है या फिर आपको ये पैरेललोग्राम लगता है, ठीक है। रोम्बस के कौन से नियम होते हैं, पैरेललोग्राम के कौन से नियम होते हैं, आप भली भांति जानते हैं। मेरे हिसाब से इसको रोम्बस कहना ज्यादा सटीक होगा। तो यहां पे हमने लिखा रोम्बस। देखिए इस पूरे चैप्टर में आपका सबसे बड़ा दोस्त नीटनेस है। जितने नीटली और जितने अच्छे से, जितने प्रिसाइज तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, उतने ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखना यूं तो बहुत छोटी सी चीज लगती है, पर एक्चुअली इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आपके टीचर्स इन चीजों को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होंगे कि आपने सही तरीके से पूरा डायग्राम बनाया है। क्या आपको ये समझ में आया,
यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान जवाब। चलिए स्क्रीन हो गई है क्लियर और हम आ गए हमारे सवाल नंबर 8 की तरफ, जो क्या बोल रहा है हमसे कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द गिवन ग्राफ। ये जो ग्राफ दिया है हमें यहाँ पे, अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं तो इसके आपको हर एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। कैसे बताओगे सर? ग्राफ है हमारी, काफी हेल्प कर देगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से, यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है। ए में सबसे पहले क्या बताओगे? एक्स की वैल्यू। तो भाई एक्स की वैल्यू यहां पे इस लाइन पे आ रही है जो कि है 4, तो ए की वैल्यू है 4। वाई की वैल्यू यहां पे आएगी जो कि है ये 7। सर आप इतने बड़े टीचर होके इस तरीके से लाइन खींच खींच के बना रहे हैं। प्रभु, टीचर बड़ा होना या फिर स्टूडेंट बड़े होने वाली बात नहीं है, सटीक तरीके से अपना जवाब बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके और हमारे लिए। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके ही आप सही जवाब बता सकते हैं तो बिल्कुल ड्रॉ कीजिए, इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन दी एंड आपके मार्क्स सही होना और सही तरीके से चीजों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जीवन में। बाकी हर एक का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। चलिए पॉइंट बी को देख लीजिए, कहां पे है सर? ये रहा 7 पे, वेरी गुड। और पॉइंट, अब भाई 7 और लेकिन वाई भी तो चाहिए, तो वाई पे कहां जा रहा है वो? वाई पे जा रहा है 4 पे, तो 7,4, ठीक है। कई बार व्यक्ति क्या सोचता है, 4 छोटी वैल्यू है, 7 बड़ी वैल्यू है, तो 4 पहले लिखो, 7 बाद में लिखो। छोटा बड़ा नहीं, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, यही नियम हमेशा फॉलो करना है। चलिए पॉइंट सी ये रहा, कहां पे है x की वैल्यू? सर x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 1, तो पॉइंट सी हो जाएगा 4,1 सदैव, ठीक है। चलिए पॉइंट डी ये रहा, d में x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 4, तो आप क्या लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? 1,4, ठीक है, पहले x बाद में y। d के बाद आएगा e, तो भाई ई पॉइंट ये रहा 3 और यहां पे आएगा 5, तो ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,5। एफ के कोऑर्डिनेट्स तो भाई एक्स एक्सिस पे है 5 और वाई एक्सिस पे भी है 5, तो आप यहां लिखेंगे 5,5, ठीक है। चलिए पॉइंट जी, ई के बाद ई एफ जी एच, तो ये रहा पॉइंट जी 5,3 है यहां पे, तो 5,3, ये देखिए कुछ इस प्रकार, ठीक है। अगर आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है परंतु गलती भी नहीं करनी है तो स्केल का इस्तेमाल करें, अपना स्केल रखें कि वो पॉइंट कहां पे टच कर रहा है और उस हिसाब से अपना उत्तर बतावें। चलिए आगे ई के बाद जी के बाद एच को देखेंगे यदि हम, तो 3 और यहां पे भी 3, तो 3,3 हो जाएगा पॉइंट एच। चलिए तो ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। आई देख लेते हैं, यहां पे आई बीच में है, ये पॉइंट ये रहा, तो यहां पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4,5, हमेशा x पहले y बाद में। j की वैल्यू, सर j आ रहा है यहाँ पे 5 और यहाँ पे है 4, तो आप लिखेंगे 5,4। नीचे g की वैल्यू, g आ रहा है यहाँ पे 5 पे, यहाँ आ रहा है 3, नहीं g तो हमने लिख लिया, माफ कीजिएगा। k की वैल्यू यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो वही हम लिखेंगे 4,3। और लास्ट में L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर L आ रहा है यहाँ पे 3,4 पे, ठीक है। तो भाई सटीक आंसर लिखना जरूरी है, अगर एक भी गलत हो गए तो टीचर आपके हाफ मार्क या 1 मार्क कट कर सकते हैं, तो कृपया सावधानी बरतें, सही से पॉइंट्स लिखें। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूरे नंबर दे जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी अपना दिमाग यूज नहीं करना है, केवल केयरफुली पॉइंट्स को लिखना है, बस उतना ही। चलिए यहां पे हमने समाप्त कर दिया एग्जाम्पल नंबर 8, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे एग्जाम्पल 9 की ओर, जो क्या बोल रहा है हमसे, द फॉलोइंग इज अ कन्वर्जन ग्राफ ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखो टेम्परेचर मापने के 4 या 5 तरीके हैं, 4 या 5 यूनिट हैं। एक है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन, चौथा और है। तो भाई इनमें आप जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई इनके बीच में कुछ कनेक्शन है। भाई दोनों ही टेम्परेचर नाप रहे हैं तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा। तो वैसे ही सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या कनेक्शन है उसको बताने का प्रयास किया गया यहाँ पे ग्राफ के द्वारा। अब मुझे बताइए सबसे पहले, हालांकि यहां लिखा नहीं है, क्या ये लीनियर ग्राफ है? सर लीनियर ग्राफ वो लाइन ग्राफ होता है जो कि एक फिक्स दिशा में स्ट्रेट लाइन के तौर पे आगे बढ़ता है, और क्योंकि यहाँ पे वही हो रहा है तो उसको हम लीनियर ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब पहला क्या बोल रहा है आपको, 140 फ़ारेनहाइट को किसमें कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो ढूंढो 140 कहां है सर, ये रहा। इसको आप लेके जाइए ये पता करने के लिए कि ग्राफ पे कहां लाई कर रहा है ये। तो सर ग्राफ पे लाई करेगा ये इधर, तो 140 ये रहा। अब इस पॉइंट के हिसाब से आप सेल्सियस की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगी 60। तो ग्राफ क्या कर रहा है आपको, ग्राफ आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है कि भाई 60 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे ही जब आप 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले आपने 20 डिग्री सेल्सियस ढूंढा, ठीक है, उसको आप लेके गए ग्राफ तक। ग्राफ ने बताया देखो इधर से इधर मुड़ जाओ तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे आपने कन्वर्ट किया वो आया किस पे, 70 पे। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 70 डिग्री सेल्सियस। कितना, 70 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री एफ होगा यहाँ पे, सॉरी। तो 20 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो 70 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में। हमें कैसे पता चला, ग्राफ की मदद से। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, कक्षा 9वीं में आप जाएंगे तो इसी पे संबंधित एक ग्राफ पढ़ेंगे जहां पे आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच की इक्वेशन भी समझाई जाती है। चलिए फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ग्राफ यूज करके आंसर मार्क करना सिखाना था हमारा महत्व, हमारा लक्ष्य, और वही हमने यहाँ पे किया है। चलिए एग्जाम्पल 10, फॉलोइंग ग्राफ शोज अ कंपैरिजन ऑफ द अप्रोक्सीमेट सेल ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ इट्स ऑपरेशन। सर कौन सा ग्राफ, इसके बाद वाली स्लाइड में है क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम थी इसीलिए। पहला, इन विच मंथ देयर वाज मैक्सिमम डिफरेंस इन द सेल आइटम्स ऑफ द 2 years। ठीक है, चलिए तो भैया ये हमारा ग्राफ है मैक्सिमम डिफरेंस। तो एक ग्राफ एक वैल्यू का है, दूसरी ग्राफ दूसरी वैल्यू का है, सेल इन फर्स्ट ईयर और सेल इन सेकेंड ईयर। किसमें सबसे ज्यादा दूरी है? अब यहां पे आपको हर एक पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। उदाहरण के तौर पे ये एक प्रबल दावेदार है जहां पे गैप ज्यादा है, बाकी सब में तो उससे कम है। सबसे ज्यादा मुझे गैप तो यही दिख रहा है, ठीक है, कि 2 साल में सबसे ज्यादा गैप किसी महीने में दिख रहा है तो वो यहीं पे दिख रहा है। बाकी सब वैल्यूज तो छोटी लग रही हैं, तो मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, मैं सीधे सीधे इन 2 वैल्यूज को चेक कर लेता हूं। जैसे यहां पे देखिए फेब में क्या हो रहा है सर, ये है कितना 650, 6500। आपको कैसे पता सर? 6 और 7000 के बीच में आ रहा है तो हम 6500 मानेंगे, 6500 मानेंगे, ठीक है। और यहां पे है 3000, गैप आपने चेक किया तो कितने का है, माइनस करने पे 3500, 3500, ठीक है। यहां पे एक वैल्यू है 10,000, ठीक है, ये रहा। दूसरी वैल्यू है यहां पे कितनी है, 4000 शायद तक, है ना। तो 10,000 और 4000 के बीच में गैप कितना होगा सर? गैप हो रहा है यहां पे 6000 का, और कहीं भी और इतना बड़ा गैप तो हमें नहीं दिख रहा है। इतना हमारे लिए काफी है कि भैया कौन से महीने में, तो सर जून के महीने में सबसे ज्यादा डिफरेंस आया। कौन से महीने में? जून के महीने में, क्योंकि सबसे ज्यादा गैप वहीं पे है। इन विच मंथ वॉज द मैक्सिमम डिफरेंस? तो केवल भैया जून के महीने में सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, उसके बाद वाले महीनों में उससे कम है, ठीक है। जून के बाद दूसरा महीना कौन था? फरवरी था। चलिए अब अगला पढ़ते हैं, इन विच ईयर वॉज देयर मोर स्टेबिलिटी इन द सेल ऑफ आइटम। ठीक है, अब सर स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जब चीजें ज्यादा ऊपर नीचे ना हो जाएं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे यदि आप विराट कोहली के फैन हैं तो भाई विराट कोहली काफी स्टेबल बैट्समैन है, मतलब अगर वो बैटिंग करने आए तो हम यही मानते हैं कि लगभग इंसान 40, 50, 60 रन तो मार के ही जाएगा, ठीक है। भले ही हर मैच में 100, 150 ना मारे तो वो अलग हो जाता है, लेकिन जब आप ऐसे देखेंगे तो भैया हाँ, हर मैच में कम से कम अगर किसी से इंसान से अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कम से कम कुछ रन तो बना के जाएगा तो वो है विराट कोहली। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, मतलब कि हाँ स्टेबल है कि ये इंसान कुछ ना कुछ तो करके ही जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसको देखो कैसे नाच गा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इस तरीके का अगर आपका ग्राफ बनता है तो उसे आप अनस्टेबल बोलते हैं कि कुछ एक फिक्स नहीं है। हालांकि दूसरा ग्राफ देखोगे तो वो ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहा है, देखो एक आध जगह उछल कूद तो चलती है, ठीक है, पर आमतौर पे उसका जो उछलने कूदने का जो तरीका है वो ज्यादा ब्रॉड नहीं है। यहां पे आप देखेंगे वहीं दूसरे ग्राफ को तो एक वैल्यू कभी 10,000 जा रही है,
कभी एकदम नीचे जा रहा है कितने पे, 2000 3000 पे चले जा रहा है। तो इस तरीके से जब आप करते हैं तो आप अनस्टेबल कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि भाई जो दूसरा ईयर है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है। हालांकि दोनों कलर ब्लैक ही लग रहा है, पर अगर हम इसको सेकेंड ईयर माने, ठीक है, और उसको माने फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया जो दूसरे साल है उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है। अगर वो पहले साल का ग्राफ है आपके हिसाब से किताब में देखिए तो आप पहला साल लिखेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी आंसर तो खुद भी मार्क कर सकते हैं। चलो, इन विच मंथ द सेल रिमेन्स द सेम इन बोथ ईयर्स, दोनों साल सेम ईयर्स वाले, सेम सेल्स वाले कौन से होंगे, जहां पे दोनों साल बराबर सेल्स हुई है, मतलब दोनों पॉइंट क्या करने चाहिए, एक दूसरे को टच करने चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे सेल्स बराबर है। सर ये देखिए दोनों ग्राफ एक दूसरे को यहां टच कर रहे हैं, पर क्या ये कोई महीने का पॉइंट है, नहीं सर ये तो कहीं बीच में है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और कहां टच कर रहे हैं सर, यहां पे देखिए इस पॉइंट पे दोनों ही महीने, दोनों ही ईयर्स में सेल क्या है, बराबर है। और ये कौन सा महीना है सर, ये है महीना क्रमांक अगस्त, जहां पे दोनों साल की सेल बराबर है। यहां पे भी इंटरसेक्ट करें, लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्टली उस मंथ के बारे में नहीं है, बीच में है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। हम कब काउंट करेंगे, जब नीचे मंथ मेंशन होगा, उन्हीं पॉइंट्स को काउंट करेंगे इंटरसेक्शन के। तो भैया क्या हो गया यहाँ पे, अगस्त मंथ में आपकी सेल्स बराबर है दोनों साल की, ठीक है। इन विच मंथ, अगस्त मंथ। इन विच मंथ वॉज द सेल्स ऑफ फर्स्ट ईयर लेस देन दैट ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो भाई ये कैसे पता लगेगा सर, ये भी बहुत आसान है। अगर पहला वाला ग्राफ है हमारा, ऊपर वाला ग्राफ है फर्स्ट ईयर का, दूसरा है सेकेंड ईयर का, तो भाई क्या बोला आपसे, फर्स्ट ईयर की सेल सेकेंड ईयर से कम। आप चेक कर लीजिए, जहां जहां पे गैप दिख रहा है आपको, सेकेंड ईयर का ग्राफ ऊपर दिख रहा है, फर्स्ट ईयर का नीचे दिख रहा है, वहां ये क्लियर है कि फर्स्ट ईयर की सेल्स कम है और सेकेंड ईयर की सेल्स ज्यादा है। और शायद आपसे वही पूछा गया था कि फर्स्ट ईयर की सेल इज लेस देन दैट ऑफ सेकेंड ईयर। तो जो वो महीने जहां पे फर्स्ट ईयर का ग्राफ ऊपर है, मतलब ज्यादा बड़ी वैल्यू पे है, सेकेंड ईयर का ग्राफ ऊपर है, फर्स्ट ईयर का ग्राफ नीचे है, फर्स्ट ईयर की वैल्यू सेकेंड ईयर की वैल्यू से कम है, तभी तो ग्राफ नीचे बनेगा, वरना ऊपर बनता ना। तो आप क्या कहोगे कि हाँ यहां पे आपकी सेल्स फर्स्ट ईयर की कम है, सेकेंड ईयर की ज्यादा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 हमने कर दिया समाप्त। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है आपसे, द गिवन ग्राफ शो द प्रोग्रेस ऑफ टू डिफरेंट साइकिलिस्ट ड्यूरिंग अ राइड, ठीक है। दो साइकिलिस्ट हैं जो कि राइड पे निकले, और उनकी प्रोग्रेस मतलब उन्होंने कितनी स्पीड रखी है, कितने टाइम पे, ये आपको यहां पे बताया जा रहा है। फॉर ईच ग्राफ डिस्क्राइब द राइडर्स प्रोग्रेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे अगर आप साइकिलिस्ट ए की बात करें, ठीक है, इसने क्या किया सर, जब इसकी जर्नी शुरू हुई, जब इसने साइकिल चलाना स्टार्ट किया तो एकदम तेज चलाई, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज, ठीक है। तो उससे क्या होगा सर, उसकी बॉडी से पूरी एनर्जी लगी होगी, लेकिन फिर क्या हुआ, समय के साथ साथ उसकी एनर्जी कम होती गई, तो वो अपने एफर्ट्स थोड़े कम लगा पाया और उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और एक समय पे वो आके स्पीड जीरो कर देगा, मतलब साइकिल चला ही नहीं पाएगा। हालांकि दूसरा व्यक्ति जो था वो थोड़ा समझदार निकला, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसने एकदम से तेज स्पीड में नहीं चलाई, उसने धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाई, बॉडी को थोड़ा वार्म किया, उसके बाद उसकी जब बॉडी वार्म हो गई तो उसके बाद उसने इस तरीके से साइकिल चलाई कि उसकी स्पीड लगभग कंसिस्टेंट है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और वो रुका नहीं है। हालांकि ए वाला व्यक्ति जो है, पहला वाला, वो क्या किया सर, उसने बहुत तेज चलाई स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती गई, तो भाई साहब ये एक जगह पे आके रुक गए। हालांकि दूसरा वाला साइकिलिस्ट आगे बढ़ते गया, क्योंकि उसने दिमाग का इस्तेमाल किया कि एकदम से यदि मैं तेज चलाऊंगा तो जल्दी थक जाऊंगा, इसलिए धीरे धीरे बकअप करते हैं, बॉडी भी वार्म हो जाएगी, बॉडी को हैबिट भी हो जाएगी, साइकिल भी एकदम फ्लो में आ जाएगी, और फिर हम तेज कर लेंगे हमारी स्पीड। क्या आपको ये समझ में आया? तो भाई कैसी प्रोग्रेस है, तो साइकिलिस्ट 1 की प्रोग्रेस कैसी है, नेगेटिव है, क्योंकि वो धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी स्पीड कम होती जा रही है। साइकिलिस्ट 2 की प्रोग्रेस बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा है और समय के साथ वो रुक नहीं रहा है।
चलिए एग्जांपल नंबर 12 देख लेते हैं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं हमसे एग्जांपल 12 कि अ डबल बार ग्राफ इज यूजफुल फॉर डैश ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा। ठीक है, डबल बार ग्राफ का क्या मतलब है कि सर दो बार ग्राफ होंगे। अब भैया दो बार ग्राफ की क्या जरूरत है सर, यदि हमें ऐसा कुछ डेटा है जहां पे हमें दो बार ग्राफ की जरूरत है, और ऐसा कब हो सकता है जब दोनों डेटा एक दूसरे से संबंधित हो और आपको उनके बीच में कंपैरिजन करना हो। उदाहरण के तौर पे आपके टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के, उनको जब आप ग्राफ के फॉर्म में बनाएंगे तो यदि आप टर्म 1 का ग्राफ अलग बनाते हैं, टर्म 2 का ग्राफ अलग बनाते हैं, तो वो क्या इतना अच्छा रिजल्ट देगा, मतलब क्या वो एक अच्छा परिणाम होगा, एक अच्छा तरीका होगा? नहीं सर, हमको जज करने में बहुत दिक्कत होगी कि कौन से सब्जेक्ट में हमने प्रोग्रेस किया है, कौन से सब्जेक्ट में नहीं किया है। वहीं अगर डबल बार ग्राफ होगा तो हम एक ही ग्राफ में दोनों वैल्यूज दिखा के बता सकते हैं कि हाँ भैया इंग्लिश में हमारे टर्म 1 में इतने थे, टर्म 2 में इतने थे। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि आपके मार्क्स ज्यादा है या कम है। तो क्या करता है डबल बार ग्राफ, किसमें हेल्प करता है? कंपैरिजन में काफी हेल्प करता है कि भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। तो भाई कंपैरिजन में काफी हेल्प करता है। चलिए हमने लिख दिया। दूसरा इसका पार्ट देख लेते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म में जब आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं PIE अर्थात पाई चार्ट। क्या कहा जाता है? पाई चार्ट कहा जाता है। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ डैश लाइन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर ग्राफ, तो भाई जैसी इक्वेशन होगी वैसे ही ग्राफ बनेगा। तो जब लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ भी कैसा बनेगा? लीनियर ही बनेगा। और लीनियर ग्राफ में क्या क्वालिटी होती है सर? वो एक लाइन ग्राफ ही होता है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां पे क्या होगा? इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट RAIGHT, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? यस सर। चलिए, द कार्टेशियन सिस्टम यूज्ड टू एक्सिस विच आर डैश टू ईच अदर। दो हमारी जो एक्सिस होती है एक्स और वाई, वो क्या होती है एक दूसरे से सर? कनेक्टेड। अरे कनेक्टेड तो रहती हैं परंतु उनके कनेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है सर? 90 डिग्री, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, गणित में कहा जाता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होती हैं, ये बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं हमेशा सही शब्दावली का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ऐसा लिख देंगे कि 90 डिग्री टू ईच अदर तो वो आपको सही सेंस नहीं कैरी करेंगे और आपके टीचर आपके मार्क्स काट सकते हैं कि कॉन्सेप्ट तो पता है व्यक्ति को लेकिन सही शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका आधा मार्क काट लो। अगली बार कॉन्सेप्ट के साथ साथ शब्दावली भी लर्न करके आएगा। इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की ओर। अब अगला पड़ाव है हमारा, यहाँ पे हमें करना है इन 10 MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व, जो कि हमारे एक्सरसाइज का पार्ट है। तो हमने कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लिया, हमने एग्जांपल्स देख लिए, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सवाल सॉल्व करने का पूरा हमारा सिलसिला। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल में बी डन बाय। अगर आपको क्या बोल रहा है, आपको कंपेयर करना है पार्ट्स को पूरे से। मतलब सर मान लीजिए कि भाई हमारे यहाँ 20 चॉकलेट थी, ठीक है, तो भाई 4 खाई मान लो मुन्नी ने, ठीक है, 7 खाई मान लो राकेश ने, ठीक है, उसके बाद फिर 2 खाई मान लो अजय ने। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये कुछ लोग हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो भाई किसने 7 4 11 2 13 मान लो 3 खाई है मान लो शिखा ने, एग्जाम्पल दे दिया हमने, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से किसने, और 4 हमने खुद ने खा ली। चलिए RAHUL देखो हो गई क्या 20, 7 3 10 4 4, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे किसने चॉकलेट के कितने हिस्से खाए, तो ये जो पार्ट्स हुए 20 चॉकलेट के, इसका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं अब आप पूरे से, तो वो किसके थ्रू बेहतर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन, लीनियर ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ। ठीक है, अब सबसे पहले तो लीनियर ग्राफ क्या होता है सर? वो एक तरह का लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। तो लाइन ग्राफ क्या होता है सर? वह ग्राफ जिसमें आप समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाते हैं, उसे कहा जाता है लाइन ग्राफ। यहां पे क्या हम समय की चर्चा कर रहे हैं? नहीं सब, यहां तो हम क्वांटिटी की चर्चा कर रहे हैं कि किसने कितनी चॉकलेट ली। तो आपके सवाल में कहीं भी समय की चर्चा नहीं है, तो जब समय के विरुद्ध आपकी जंग नहीं है तो आपको लीनियर ग्राफ और लाइन ग्राफ की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाते हैं। ठीक है, सिंपल। चलिए अब बाकी दोनों को चेक करें, बार ग्राफ या पाई चार्ट को। सर बार ग्राफ जब हम बनाएंगे इसका,
तो हम ये बताएंगे कि भाई मुन्नी ने 4 चॉकलेट खाई, राकेश ने 7 खाई, भाई अजय ने 3 खाई है, शिखा ने 3 खाई है। इस तरीके से आपके ग्राफ बनेंगे, है ना। ये बता रहे हैं हर एक की इंडिविजुअल क्वांटिटी, पर ये टोटल का कितना हिस्सा है ये यहां पे नहीं पता चल रहा है। हालांकि अगर मैं इसी डेटा को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करूं तो भाई मान लो इतना हिस्सा है राकेश का, कि भाई राकेश ने 7 चॉकलेट खाई, उसका बड़ा हिस्सा है। मुन्नी ने 4 खाई, उसका इतना हिस्सा है। अजय ने 2 खाई, उसका और कम है। शिखा ने 3 खाई, और कम। और यहां पे राहुल का इतना है। तो यहां पे आप बता पा रहे हैं कि पूरे में से कितना हिस्सा किसको गया, कितना शेयर किसको मिला। ये कहां हो सकता है सर? ये केवल पाई चार्ट में हो सकता है। तो हम उसको अपना यहां पे उत्तर मार्क करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, राकेश, मुन्नी, चिंटू, गोलू, सबको हो गई छुट्टी। ऑप्शन बी पाई चार्ट हमने किया मार्क, क्योंकि हम क्या कर रहे थे? कंपेयर कर रहे थे हिस्सों को पूरे से। तो पार्ट्स को जब आप होल से कंपेयर करते हैं, अलग अलग सेक्शंस को जब आप पूरे से कंपेयर करते हैं, तब आप कहते हैं कि आप पाई चार्ट ड्रॉ करके उस डेटा को प्रोवाइड करा रहे हो, उस डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां देखिए, अ ग्राफ दैट डिस्प्लेस डेटा चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब जब आपकी जंग समय से है, जब आपकी जंग समय से है, तो ये हमने पिछले सवाल में भी डिस्कस किया था कि जब आपकी जंग समय से होती है तब आप क्या ड्रॉ करते हैं? तब आप लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, एग्जाम्पल अगर आप अभी देखें न्यूज़पेपर में सेंसेक्स आता है कि हर दिन कितना ऊपर या नीचे जा रहा है। तो आपने क्या किया? समय के हिसाब से जब आप कोई चेंज बता रहे हैं, कोई मूवमेंट बता रहे हैं, कोई डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो कहां होता है? लाइन ग्राफ में होता है। बार ग्राफ में अलग अलग वैल्यूज दिखाई जाती हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर विषय के, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में होती हैं। पाई चार्ट में आप हिस्सेदारी बताते हैं, भाई किसका कितना पार्ट है। हिस्टोग्राम में आप कंटिन्यूअस डेटा बताते हैं, लेकिन वो समय वाला नहीं होता, वो ऐसा डेटा होता है जो कि कंटिन्यूअस है लेकिन समय के बारे में नहीं है। ठीक है, पर जब भी टाइम के खिलाफ चर्चा होगी तो आपका जवाब हमेशा क्या रहेगा? लाइन ग्राफ ही रहेगा, सबसे बेस्ट। चलिए, यहां पे हमने सवाल नंबर 2 को कर दिया है समाप्त। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है आपसे कि इन द गिवन ग्राफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स आर, ये रहा आपका पॉइंट एक्स। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, मतलब इसका एड्रेस बताना है। क्या बताना है? एक्स और वाई की वैल्यू। तो भाई हम कोऑर्डिनेट जो x है उसको ले जाएंगे x की तरफ, तो भाई x का कोऑर्डिनेट बता देगा। वो क्या है? x की वैल्यू 3। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है जिसका एक और नाम होता है एब्सिसा, वो कितना है सर? वो है 3 एब्सिसा। ठीक है, जो भी स्पेलिंग होती है शायद मैं भूल रहा हूं। चलिए, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 3, y कोऑर्डिनेट होगा y की वैल्यू। तो इसी पॉइंट को हम ले गए y की तरफ कि बता दो y की वैल्यू कितनी है। तो y को ये 2 पे टच कर रहा है, तो y की वैल्यू हो गई कितनी? y की वैल्यू हो गई 2। x कोऑर्डिनेट का नाम होता है एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। अब कोऑर्डिनेट्स आप लिखते कैसे हो सर? हमेशा पहले लिखी जाती है x की वैल्यू, फिर लिखी जाती है y की वैल्यू। तो 3,2 अर्थात ऑप्शन सी होना चाहिए हमारा यहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 4 की ओर। क्या बोल रहा है आपसे आपका सवाल कि इन द गिवन ग्राफ, जो आपको यहां पे ग्राफ दिया गया है, द लेटर दैट इंडिकेट्स पॉइंट 0,3। तो पिछले में आपको पॉइंट दिया था ग्राफ पेपर पे, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने थे। यहां पे उन्होंने क्या किया है? उल्टा सवाल कर दिया है कि आपको कोऑर्डिनेट दिए, अब आप पॉइंट बताइए। चलिए, तो यहां पे हमारे पास पी क्यू आर 4 पॉइंट है, पी एस आर। ठीक है, और क्यू तो इसमें दिख नहीं रहा है, खैर, पर हमारे पास ये 4 तो हैं। चलिए, इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट आर पे आ रहे हैं, या चलिए पहले पॉइंट एस को देख लेते हैं। पॉइंट एस जो है उसकी एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू है 3। क्या हमें 3,3 चाहिए? नहीं सर। तो हमें एस, तो इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है, चलिए, एस जवाब नहीं है। अब यहां पे 0,3 जैसे ही मैंने देखा, मैं क्या देख रहा हूं कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 0। ठीक है, जब भी कोई एक कोऑर्डिनेट या तो एक्स या फिर वाई, अगर दोनों में से कोई एक 0 होगा तो मैं इतना तो श्योर हो जाता हूं कि वो पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या फिर वाई एक्सिस पे लाई करेगा। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है
कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा कि वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और जल्दबाजी में इंसान क्या गलत मार्क कर देता है। तो ध्यान से पॉइंट्स को सोचिए, 0,3 अर्थात एक्स की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू 0 मतलब एक्स के पास कुछ नहीं है, एक्स की कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, उसकी वैल्यू 0 है। ऐसा कहां हो सकता है? जब सर दुश्मन के घर में हो, मतलब वाई के घर में हो। तो ऐसी लाइन जहां पे एक्स 0 हो उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, क्योंकि वहां पे वाई का राज चलता है। तो जो पॉइंट आर है, यहां पे एक्स है 0, वाई है 3, और वही हमसे पूछा गया है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? पॉइंट आर। सर पॉइंट पी को यदि हम देखें तो देखो, पॉइंट पी यहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, मतलब यहां पे वाई का राज नहीं चलेगा, केवल एक्स चलेगा। तो 3,0, और 0,3 और 3,0 में उतना ही फर्क है जितना आप इस सवाल को अगर गलत मार्क करेंगे तो आपके 1 मार्क और 0 मार्क में हो जाएगा। मतलब बहुत डिफरेंस है प्रभु, दोनों अलग अलग आंसर हैं। जिस बारे में पूछा गया है उस बारे में सटीक तरीके से मार्क करना चाह रहे हैं आप, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन आर, दैट इज ऑप्शन सी। बाकी तीनों पॉइंट जो हैं उनके कोऑर्डिनेट 0,3 तो नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव कर सकते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो कि है सवाल नंबर 5, जो ये बोल रहा है आपसे, द पॉइंट 3,4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि भाई पॉइंट 3,4 का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज 3 फ्रॉम बोथ द एक्सिस। कितनी एक्सिस होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक्स और वाई। ठीक है, अब पॉइंट 3,4 का क्या तात्पर्य है कि भाई वो x से भी दूर है, y से भी दूर है। 3,4 कहां पे लाई करेगा? तो अगर हम उसको प्लॉट कर लें तो शायद हमारा सवाल का जवाब हमारे लिए आसान हो जाए। तो 1 2 3 यहां पे हमने मार्क कर दिया, 1 यहां पे मार्क किया, 2 यहां पे मार्क किया, 3 यहां पे मार्क किया, 4। अब 3,4 मतलब x पे 3 और y पे 4, तो मतलब यहां कहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है आपसे, पहला ऑप्शन कह रहा है 3 फ्रॉम बोथ द एक्सिस। अब यदि दोनों से 3 की दूरी पर है तो हम फिर 4 तक क्यों गए प्रभु? है कि नहीं? अगर दोनों से 3 की दूरी पे होता तो हम पगले थोड़ी तो 4 पे जाएंगे। भाई 3 की दूरी पे होता हम 3 तक जाते। आप कह रहे हैं दोनों से 3 की दूरी पे है, तो आप गलत है, क्योंकि भाई अगर एक पॉइंट पे हम 4 पे जा रहे हैं मतलब क्लियरली 1 से तो 4 की दूरी पे है, तभी तो वो पॉइंट 4 हमने मार्क किया है 3,4 में। दोनों से 4 की दूरी पे है, अरे भैया एक में तो वो 3 पे ही खत्म हो जा रहा है, तो दोनों पे 4 कहां से आ गया? तो मतलब ये भी क्या होगा? ये भी गलत होगा, क्योंकि एक पे 3 है, एक पे 4। इतना तो हमें समझ में आ गया कि एक पे 3 एक पे 4। ये देखिए हम यहां पे मार्क कर रहे हैं, तो दोनों पे 3 या दोनों पे 4 होना बिल्कुल ही गलत जवाब है। अब किससे 3 कितना किससे 4 वो हमें तय करना है। चलिए यहां पे देखिए, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखो ये पॉइंट की दूरी बतानी है कहां से? एक्स एक्सिस से। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी, कितनी होगी सर? 3। ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैसे नापोगे सर? वाई एक्सिस की मदद से। और वाई एक्सिस से दूरी कितनी है सर? 4। लेकिन सर हमने तो एक्स पे 3 मार्क किया। बिल्कुल ठीक किया आपने, एक्स पे 3 मार्क करना मतलब इधर उधर कितना जाएगा, और वाई पे 4 मार्क करना मतलब ऊपर नीचे कितना जाएगा। तो जब आप कोई पॉइंट मार्क करते हैं 3,4, तो वो उल्टी चीज बताता है। किस मामले में? डिस्टेंस के मामले में। ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है आपका P, इसका एक्स एक्सिस से दूरी कैसे नापोगे सर? ये दूरी नापेंगे, और ये दूरी नापने में हमारी वाई एक्सिस हेल्प करेगा, जिसपे वैल्यू आ रही है 4। तो 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस से दूरी कितनी है सर? वो नापने के लिए हमें देखना पड़ेगा वाई से कितना दूर है। तो भाई ये जो पॉइंट है आपका P, ये वाई से इतना दूर है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। और ये दूरी कौन नापने में हेल्प करेगा? एक्स एक्सिस। तो ये कितनी है? ये 3 है। तो 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो जब आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो वो तो बताता है कि एक्स पे कितनी वैल्यू, वाई पे कितनी वैल्यू, पर साथ में वो दोनों एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको भी उल्टा बताता है। ठीक है, तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो आपका तरीका जैसे होता है वैसे ही होगा, पर जब आप डिस्टेंस की चर्चा करते हैं तो डिस्टेंस इज ऑपोजिट। ठीक है,
तो x से डिस्टेंस पूछेगा तो 4 और y से डिस्टेंस पूछेगा तो 3। ठीक है, जब भी आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो आप अपोजिट जाते हैं, x से डिस्टेंस पूछेगा तो 4, y से डिस्टेंस पूछेगा तो 3। इस पॉइंट के लिए मान लो कोई पॉइंट है 2,5, ठीक है, तो अगर वो x से डिस्टेंस पूछेगा तो 5 और y से डिस्टेंस पूछेगा तो 2। ठीक है, कोई पॉइंट है 7,4, तो x से डिस्टेंस पूछेगा तो 4 और y से डिस्टेंस पूछेगा तो 7। अपोजिट होता है डिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज आप सामने वाले को हेल्प यूज करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा यहां पे जवाब सही है। हम सी पे बनाएंगे गोला, ओएमआर शीट में करेंगे मार्क यदि आप यूज कर रहे हैं तो, और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है? अ पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस। ठीक है, ध्यान से समझना इस प्रश्न को। क्या बोल रहा है आपसे? दोनों एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट। ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहां लाई करेगा तो केवल एक्स एक्सिस पे करेगा, यहां लाई करेगा तो केवल वाई एक्सिस पे करेगा, बीच में कहीं करेगा तो दोनों ही एक्सिस पे नहीं करेगा। तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे दोनों एक्सिस मीट होते हैं? वो जो चौराहा है जिसे हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? जी हां, बिल्कुल आपने सही कहा, सामान्य भाषा में जिसे ओरिजिन कहा जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। वही ऐसा इकलौता पॉइंट है जो कि दोनों एक्सिस पे लाई करता है। उसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं। आप हल्का सा भी एक्स की तरफ मूव कर गए तो वाई की वैल्यू नहीं आएगी, वाई की तरफ मूव कर गए तो एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। तो दोनों एक्सिस पे लाई करने वाला एक ही पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, जहां पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं। उसके बाद आप जितना दूर जाएंगे उतनी अलग अलग आपको वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन दोनों एक्सिस पे वो कोई भी पॉइंट लाई नहीं करता इसके अलावा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। और अगर कोई पूछ ले कल को, अगर ऐसा सवाल भी आ सकता है आपको एग्जाम में कि अ पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस इज कॉल्ड, उसका नाम क्या होगा? तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट, आपको ऑप्शन दे सकते हैं, एब्सिसा होगा, ऑर्डिनेट होगा, ओरिजिन होगा, या फिर कोई और नाम दे देंगे। तब आप क्या मार्क करोगे? उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? 0,0 वाला पॉइंट जिसका नाम होता है ओरिजिन। ठीक है, चलिए अब एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 6 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस इज। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 3 यूनिट की, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 6 यूनिट की। अब कई बार जल्दबाजी में व्यक्ति क्या सोचता है, भाई एक्स से 3 की दूरी है मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट 3, वाई से 6 की दूरी है मतलब वाई का कोऑर्डिनेट 6, 3,6 होना चाहिए उत्तर, जो कि आपके ऑप्शन में है। पर क्या जीवन में इतनी सरलता से सवाल आएंगे? नहीं सर, इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक है, कुछ ना कुछ हमारा ऊपरी माले का इस्तेमाल जरूर है, इसलिए यह सवाल यहां पे है। बिल्कुल ठीक, सवाल समझने का प्रयास करें। चलिए, ये बोल रहा है आपका शून्य। अगर हम इस सवाल को चित्र के रूप में समझने का प्रयास करें, ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एक्स एक्सिस से 3 यूनिट का डिस्टेंस, ठीक है, मतलब एक्स से 3 कदम की दूरी। अब जब आप एक्स से 3 कदम की दूरी बनाएंगे तो आपको कहां जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप गए 1, 2, 3, और जब आप ऊपर जाते हैं तो बेसिकली आप कहां जा रहे हैं? आप वाई की दिशा में जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो x से दूरी है ये किसकी वैल्यू है? ये y की वैल्यू है कि भाई वो जो पॉइंट है वो x से 3 दूर है, मतलब y पे कहां है? y पे 3 पे लाई करेगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया 3। अब वो y से कितना दूर है? y से 6 दूर है। तो भाई y से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां कहीं होगा y से 6 दूर। तो वो पॉइंट क्या होगा? ऐसा पॉइंट जो x से 3 दूर है और y से 6 दूर है। तो ये रहे भाई x से 3 दूर वाले सारे पॉइंट जो इस लाइन पे लाई करेंगे, है कि नहीं? ये सारे पॉइंट, अगर भाई ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी ये पॉइंट्स हैं, ये सारे क्या है? x से 3 की दूरी पे है, और ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो y से 6 की दूरी पे है। यहां से देख लो दूरी 6, यहां से देख लो दूरी 6, यहां से देख लो दूरी 6। पर आपको ये सारे चाहिए कि नहीं? हमको ऐसा एक ही पॉइंट चाहिए जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर x पे 6 और y पे 3। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि भैया डिस्टेंस क्या होता है? अपोजिट होता है। तो x से डिस्टेंस मतलब y की वैल्यू, और y से डिस्टेंस मतलब x की वैल्यू। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 6,
3 मतलब ऑप्शन डी को हम यहां कर सकते हैं मार्क और स्क्रीन क्लियर करके मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा यहां पे कि इन द गिवन फिगर द पोजीशन ऑफ द बुक ऑन द टेबल में बी गिवन बाय। आपको बुक की पोजीशन बतानी है, कंपेयर करना है कि भाई बुक कितनी दूर है टेबल से। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या जानकारी दी है आपको। सर हमें यह बताया गया है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 3। ये दूरी क्या कहलाती है सर, ये एक्स एक्सिस की तरह लिया गया है तो इसको हम मानेंगे 3। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा यहां पे 3। चलिए अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो सर यहां से यहां तक की दूरी बताई गई है 7। तो ये दूरी कहलाती है वाई कोऑर्डिनेट, जैसा कि वहां पे दिख भी रहा है आपको कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, वाई और एक्स लिखा हुआ है। तो 3 और 7। अब इनको हम लिखते कैसे हैं गणित में, तो भाई सर पहले हमेशा x की वैल्यू आती है, बाद में y की वैल्यू आती है। तो आपका जवाब होना चाहिए 3,7, यानी ऑप्शन बी को हम यहां कर सकते हैं, आसानी से मार्क और मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसान था प्रश्न, क्या करना था, केवल डायग्राम को ऑब्जर्व करके एनालाइज करके अपना जवाब मार्क करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपसे, Data was collected on a student's typing rate and a graph was drawn as shown below। ठीक है, चलिए कितने देर में कितने वर्ड्स एक व्यक्ति टाइप कर पा रहा है, एक स्टूडेंट टाइप कर पा रहा है, उसको यहाँ पे आपको ग्राफ दिया गया है कि भाई 10 सेकंड में 10 वर्ड, 20 सेकंड में कितने, 20 सेकंड में यहाँ पे आप देखिए तो 20 के आसपास वर्ड हो रहे हैं, यहाँ पे 30 सेकंड में कितने हो रहे हैं, तो भाई 30 सेकंड में करीब करीब 30 के आसपास, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे ये जानकारी पूछ रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वर्ड्स हैड दिस स्टूडेंट टाइप्ड इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में कितने वर्ड्स टाइप किए होंगे लगभग। तो ये रहा आपका 30 सेकेंड, समय के हिसाब से ये रहा 30 सेकेंड। ये कहां पे है सर, ये 30 और 20 के बीच में है। ठीक है, उसमें भी ये जो बीच का पॉइंट होगा ये होगा 25। तो ये तो पता है कि 25 से ऊपर और 30 से नीचे। तो अब ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन क्या 25 से ऊपर और 30 से नीचे है, नहीं सर। ये वाला ऑप्शन क्या 25 से ऊपर और 30 से नीचे है, नहीं सर। 34 वाला ऑप्शन भी 25 से ऊपर और 30 से नीचे वाली क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठ रहा है। केवल 28 एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 25 से ऊपर और 30 से नीचे वाले क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है। कैसे किया आपने समय के हिसाब से किया, भाई समय चाहिए था 30, समय लिया आपने 30, और उसके समक्ष जो भी वैल्यू आ रही है आपकी एक्स की वाई की, वो आपने बोला 28, जैसा कि यहां पे ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर। सवाल क्रमांक 9 होता है यहां पे समाप्त। सवाल क्रमांक 10 क्या बोल रहा है आपसे, विच ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टेबल बिलो। तो यहां पे एक टेबल दिया है हमारे लिए जिसे हमें एनालाइज करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ उसके बारे में सटीक जानकारी दे रहा है। चलिए अब जरा टेबल को देखिए, भाई स्क्वायर की साइड दी है, उनका पेरीमीटर दिया कि अगर साइड है 1 तो पेरीमीटर है 4। पहला ग्राफ देखते हैं, अगर ये सही डेटा सेम डेटा यहां पे दिख रहा है तो हम उसको मार्क कर देंगे। जैसे यहां पे देखिए पहले ग्राफ में क्या हो रहा है सर, ये रहा हमारा पॉइंट जो ये दर्शा रहा है कि जब एक वैल्यू है तो यहां पे वैल्यू है 20, जब 2 वैल्यू है तब भी वैल्यू है 20, वैल्यू 3 है तब भी 20, 4 है तब भी 20, 5 है तब भी 20। पर क्या ऐसा हो रहा है, नहीं सर, हमारा जो असल डेटा है उसमें तो अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग हमारे मार्क्स आ रहे हैं, जो कि यहां पे नहीं दिख रहा है। यहां पे 1 पे भी 20, 2 पे भी 20, 3 पे भी 20, 4 पे भी 20, 5 पे भी 20, मतलब ये गलत जवाब है। अब आप यहां पे देखें, ये क्या कह रहा है कि भाई 1 पे 4, चलिए 1 पे 4 बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है यहां पे देखो 1 पे 8 भी कह रहा है, क्या हमारे पास 1 पे 8 जैसा कुछ है, नहीं हमारे पास तो 2 पे 8 है, तो मतलब गलत है। फिर कह रहा है 3 कितने पे 1 पे 12, वो भी गलत है। फिर 4 1 पे 16, वो भी गलत है। 5 पे 1 पे 20, वो भी गलत है। होना किस पे चाहिए था 5 पे, परंतु सारी वैल्यूज 1 पे ही दर्शा रहा है, सिंगल लाइन में है, तो मतलब ये भी सही मीनिंग कैरी नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ए और बी ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। ऑप्शन सी देखते हैं अब। चलिए यहां देखिए आपको क्या बोल रहा है कि भाई x की वैल्यू है 4 तो y की वैल्यू है 1, ठीक है। दूसरे में x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 2। तीसरे में x की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू है 3। सर 4 1 8 2 12 3, 4 1 8 2 12 3, सर 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 सेम मीनिंग कैरी कर रहा है, नहीं
अब आप ध्यान से देखिए जरा, नीचे क्या लिखा है, लेंथ। तो ग्राफ के हिसाब से यदि आपकी लेंथ है 4 तो आपका पेरीमीटर 1, कैसा होता है? नहीं सर, हमारे डेटा के हिसाब से तो अगर लेंथ है 1 तो पेरीमीटर है 4। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा मार्क कर दिया है, और जब उल्टा मार्क करेंगे तो ग्राफ गलत बनेगा, उल्टा बनेगा, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं तरीका है किसी भी चीज को करने का। अंतिम ऑप्शन डी हम एक बार देख लेते हैं। देखो 1 पे 4 मतलब जब आपकी x है 1 तो y है 4, x पे क्या लिखा है आपने, लेंथ, तो मतलब जब लेंथ है 1 y है 4, बिल्कुल सटीक, ठीक है। 2 पे 8 बिल्कुल ठीक, 3 पे 12 बिल्कुल सटीक, यहां पे ग्राफ बनाया जा रहा है। 4 पे 16 ये भी ठीक है, 5 पे 20 ये भी ठीक है, जहां पे लेंथ के हिसाब से आपका पेरीमीटर बढ़ते जा रहा है, जो कि यहां पे सिलसिला बन रहा है। और अगर मैं आपसे छोटा सा रिवीजन मांगू तो बताइए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये आप मुझे कहां बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से कौन सा ग्राफ सबसे सटीक है? सर ये जो डी वाला ग्राफ है, जहां पे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है उसी के हिसाब से y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, ये सबसे सटीक यहां पे लग रहा है हमें, तो हम इसको मार्क करेंगे। और इसी के साथ हम आएंगे हमारे इस सेशन के एंड की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारी वेबसाइट के बारे में है। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब आपके लिए पूरी तैयार से रेडी है और आप इसको आसानी से ताउम्र यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्यों बनाई है, पहले मैं आपको वो उसका रीजन बताता हूं। तो देखो हमारे ना यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है, मतलब संख्या में शायद गिन भी नहीं सकता, इतने ज्यादा वीडियोस हैं, और हर दिन नित्य नए नवीन कॉन्सेप्ट, नित्य नए नवीन सेशंस आपके लिए आते रहते हैं। और इसमें अक्सर क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स हमें बहुत बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि सर हमें ये वाला चैप्टर नहीं मिल रहा, ये वाली प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो उनको उनकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमने हमारी वेबसाइट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप जो भी चीज मैग्नेट ब्रेन्स पढ़ाता है, यदि उसे पढ़ना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट में या जो भी क्लास में आपकी रुचि है, आप यहाँ पे आइए, आपका जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आपका रुचि वाला क्षेत्र है उसे सिलेक्ट कीजिए। उदाहरण के तौर पे आप एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम्पलर के टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार आपको कक्षा 8वीं 7वीं 6वीं 9वीं 10वीं सबकी सारी एग्जाम्पलर्स एक ही जगह पे मिल जाती है। आपको यहाँ क्या करना है, एग्जाम्पलर पे आके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स है वो जानकारी मिल जाती है, किस लेक्चर की क्या ड्यूरेशन है, उस लेक्चर में क्या पढ़ाया गया है वो भी आपको मिल जाता है, ताकि आप आसानी से अपने वीक्स को या फिर अपने मंथ्स को प्लान कर सकें कि हमें किस दिन क्या चीज पढ़नी है। यदि हमारे एग्जाम मान लो आज से 1.5 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, तो कितने लेक्चर देखने पड़ेंगे हमें, तो किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं, वो सब आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाती है एक ही स्पॉट पे। बस आपको करना क्या है, यहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करके। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाते हैं, लेक्चर्स मिल जाते हैं, जहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट सेम टीचर सेम क्वालिटी और सेम तरीके से पढ़ाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पे ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई सजेशन, केवल और केवल आपका पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, पढ़ाई पर रहेगा, और आप आसानी से सारे कॉन्सेप्ट को लर्न कर पाएंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया, तो बेसिकली हमने हमारा जो यूनिट 12 है एग्जाम्पलर का उसको स्टार्ट किया, उसको समझना और कुछ सवालों को सॉल्व किया। आपको क्या करना है, आपको छोटा सा होमवर्क करना है, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना है, दोबारा सॉल्व करना है, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी एकदम मजबूत हो जाए आज ही के दिन। कि आज से अगर 1 महीने बाद भी एग्जाम होगा तो हम देने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आपको भी मिलेगा, आपकी भी वृद्धि होगी नॉलेज की, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।